नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हरियाणा के नूह में हिंसा फैलने के 48 घंटे के बाद अब जाकर हालात धीरे धीरे करके कुछ पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इस हिंसा ने कानून व्यवस्था को लेकर खट्टर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जिस हिंसा की सुगबुगाहट कई दिन पहले से थी, सोशल मीडिया पर भड़काने की साजिशें रची जा रही थी, दो समुदायों के लोग एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, मरने मारने की धमकियां दी जा रही थी, इस सब के बावजूद सरकार ने हालात को बिगड़ने क्यों दिया? जब हिंसा की आशंका थी तो पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पुलिस का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? हिंसा की आग दूसरे जिलों तक क्यों फैलने दी गई? पुलिस इतनी लचर क्यों थी कि वो भीड़ के निशाने पर आ गई? और उस पर मुख्यमंत्री दलील दे रहे हैं कि पुलिस हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले राजनीतिक वार पलटवार। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। एक दिन की कोई हादसे से इतना बड़ा बवाल नहीं हो सकता। कई जगह पर साइमल्टेनियसली आग जली नहीं हो सकती, कई जगह पर पत्थर इकट्ठे नहीं किए जा सकते। किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसने ये देश और प्रदेश की शांति को भंग करने का काम किया है। उसको हम सामने लाएंगे। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते। मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है। हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है। दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी तो कौन दोषी। हरियाणा में जो हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जहर फिजा में बो रहे हो ना वातावरण में, कुछ नहीं बचेगा। किस बात की सरकार, कहाँ सरकार बनाओगे अगर लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे? ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितना भी वहाँ पर दंगे में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दंगाइयों से की जानी चाहिए। ये तो इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का कोलैप्स दिखाता है कि उन्होंने इस तरीके का कम्युनल क्लैश होने दिया, जान और माल का नुकसान हुआ है। तो ये तो बस वाइट वॉशिंग हुई। हम जिहाद से भयभीत नहीं है और हम जानते हैं कि हमको आत्मरक्षा का अधिकार है। हरियाणा में इंटेलिजेंस और बंदोबस्त दोनों का फेलियर हुआ है। देखिए, देश के अजीबोगरीब हालात हैं। जहां हिंसा शुरू होती है वहां पे रुकती नहीं है। बिल्कुल ये अराजक तत्व जो हैं वो फ्री हो गए सबको बर्बाद करने के लिए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। चर्चा करेंगे, आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों से। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, श्रीराज नायर हैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, असीम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम के, विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। श्रीराज नायर जी, सबसे पहले आज सवाल आपसे है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं बंदोबस्त को लेकर और इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, लेकिन सर, राज्य सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो तो आयोजकों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आयोजक ने इस यात्रा को लेकर सही और पूरी जानकारी नहीं दी, इस वजह से ये हालात बने। जवाब दीजिए। देखिए रोमाना जी,
यात्रा करने के पूर्व सारी की सारी रिक्वायर्ड परमिशंस ली गई थी। यात्रा के बारे में पुलिस और अन्य महकमों को पूरी जानकारी थी, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंटेलिजेंस खुफिया विभाग ने सिचुएशंस को भांपा नहीं, जांचा नहीं, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल वहां पे तैनात नहीं थी। ये सब एक विषय है, परंतु सबसे बड़ा विषय है एक सुनियोजित तरीके से जिहादी आतंकवादियों ने निहत्थे बच्चे, बूढ़े और औरतों के ऊपर जो आक्रमण किया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करके बाकी सारी चीजों श्रीराज नायर जी, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, ये आपका पक्ष है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये आपका पक्ष है, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री हैं और केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि साहब यात्रा में अगर आते हैं तो फिर असले लेकर क्यों आ रहे हैं। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि दोनों पक्षों के पास इतना असला कहां से आया। वो जिसे आप एक बात कह रहे हैं ना सर, सवाल की जड़ में वही मुद्दा है। आयोजकों ने क्या सही जानकारी नहीं दी, क्या सही संख्या नहीं बताई, किस तरीके से असलों के साथ जुलूस निकाला जाएगा क्या ये नहीं बताया। इन तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा सर। इस वक्त हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद है और जैनेंद्र के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हुड्डा साहब। आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस वक्त जैनेंद्र के साथ मौजूद है। जैनेंद्र, जरा हुड्डा साहब से बात कीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा नू में जो हिंसा हुई उसकी जड़ में उन्हें क्या लगता है, वजह क्या। बिल्कुल रोमाना, हुड्डा साहब हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हुड्डा साहब पूरे देश की नज़र हरियाणा पर है। वो इलाका जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता था, उससे कुछ ही चंद किलोमीटर दूर जो है वो हिंसा हुई और आगजनी हुई। वो जगह संसद से भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर, ये 2 घंटे की दूरी पर है। जो कुछ हुआ है हरियाणा में, आपके हरियाणा में नूह मेवात के इलाके में, कैसे आप देख रहे हैं इसको और किस वजह से ये हुआ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वहाँ, जो नहीं होनी चाहिए। उस इलाके में तो 1947 में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये जो है, जो हरियाणा सरकार है, उसको कदम उठाने चाहिए थे ताकि ऐसा ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने चाहिए थे। अगर वो समय पे कदम उठाते, समय पे अपना कार्य करते, तो ये अवॉइड हो जाता, ये नहीं होता। तो ये जो है कहीं ना कहीं चूक हरियाणा सरकार की रही है, क्योंकि ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, फेल्ड गवर्नमेंट है, और ये टोटल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का कारण है। ये हैरानी की बात तो ये सर कि क्योंकि पहले जैसा ये मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये कोई कह रहा है कॉन्स्पिरेसी थी, कोई कह रहा था पहले CID को खबर थी, कोई कहता है हमने 4 दिन पहले लिख के दे दिया था। उसके बावजूद मूक दर्शक रही सरकार। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं सर कि ये सुनियोजित तरीके से यात्रा पर हमला किया गया। अगर वो कह रहे हैं तो ये सो क्यों रहे थे, क्यों ना मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, पुलिस की प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी। इसको टाला जा सकता था अगर समय पर सही कदम उठाते थे। सर, सीएम ने एक ये भी बयान दिया है जो विवादित भी कहा जाएगा। वो कह रहे हैं कि हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, इसके लिए माहौल बदलना होगा। वो तो कह रहे हैं हर आदमी को सुरक्षा ही नहीं, मतलब सुरक्षित है। अब क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में। आप तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, इस समय में, इस माहौल में आप क्या सलाह देना चाहेंगे मनोहर लाल खट्टर? सही समय पे सही कदम उठाओ जी। अगर ऐसा है, इनको अंदेशा था, जो कि था, जैसे जो वीडियो चल रहे थे, जो इसके समझ चल रहे थे, कुछ शरारती तत्व ऐसा कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता था, तो सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, पूरी सिक्योरिटी वहाँ इंतजाम करना चाहिए था। बाद में भी तो सेंट्रल फोर्सेस भेजी जब इतना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया। ये महत्वपूर्ण बात है जो हुड्डा साहब की तरफ से कही जा रही है कि सही समय पर सही कदम उठाए हरियाणा सरकार। देर से जागी हरियाणा सरकार, बाद में भी तो सेंट्रल फोर्सेस भेजी, पहले ही उनकी तैनाती क्यों नहीं की गई, पहले ही सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मैं दोबारा से रुक करती हूं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं श्रीराज नायर जी। सवाल दोहराती हूं सर मैं अपना, जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि साहब ये जो हिंसा हुई है, ये कहीं ना कहीं किसी ने इस हिंसा की इंजीनियरिंग की, कोई ना कोई इस हिंसा का मास्टरमाइंड, वो कौन है जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सीधे सीधे आयोजकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये कहते हुए कि आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी। सर
वीएचपी कटघरे में, क्योंकि आयोजक तो आप ही लोग हैं। बिल्कुल, हम पूरी जवाबदारी से कहते हैं कि जो यात्रा थी उस यात्रा को निकालने के लिए सारी की सारी रिक्वायर्ड परमिशन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ले ली थी। अब जब, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लेम गेम में नहीं जाते, हम बात इसको अंग्रेजी में जो कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, ये जो विषय है, जिहादी आतंकवादियों ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से पूरे प्लान वे में निहत्थे बच्चे, औरतों को और बूढ़ों को बुरी तरह से पीटा, मारा और उनको बंधक बनाए रखा। ये पूरा इंटरनेशनल पैटर्न बनता जा रहा है। पत्थर मारना, जिहादी आतंकियों द्वारा होलीगनिज्म मचाना, दंगा करना, आगजनी करना, ये एक पैटर्न बन चुका है। 25 दिन हाल ही में फ्रांस चलता रहा। अरे दुनिया छोड़िए, फ्रांस छोड़िए, हिंदुस्तान पर आइए, हरियाणा में आइए, नूह पर आइए और मुझे ये जवाब दीजिए, किसको कह रहे हैं जिहादी आतंकवादी? जिस तरीके के बयान आप दे रहे हैं, जरा सी भी जिम्मेदारी है आप में या नहीं? आप जिस तरीके के जनरलाइज्ड बयान दे रहे हैं सर, इससे हालात और सुलझ सकते हैं। आपको इस बात का एहसास है या नहीं? और ये मैं क्यों कह रही हूं? को कुचलना पड़ेगा। क्योंकि मिनी पाकिस्तान युवा, मुस्लिम युवा देश के लिए लाइबिलिटी बन गया है। नहीं सर, आप इस तरीके के बयान देंगे सर, और पुष्टिकरण की राजनीति के लिए यहाँ कांग्रेस भी जवाबदार है, उत्तरी जवाबदार है कांग्रेस। ये जो जिहादियों को प्रमोट प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से कांग्रेस की भी है, वहां के एमएलए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीराज नायर, आराम से, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम युवा देश के लिए लायबिलिटी बन गया है, आप ये कह रहे हैं? रिपीट कीजिए ना अपने आप को, जो आपने कहा जरा दोबारा बोलिए। मुस्लिम जिहादी तत्व जो लीडरशिप इनको मिसगाइड कर रही है, इनको बेरोजगार रख रही है, इनको अशिक्षित रख रही है। एक तबका मैं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा। मुस्लिम लीडरशिप इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार है। पिछले 9 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है हरियाणा में। दिल्ली में क्यों? पिछले 9 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसको जिम्मेदार कहेंगे? किसको कटघरे में खड़ा करेंगे? जवाब दीजिए ना। मैंने कहा ना, ये जिहादी आतंकवादियों ने सारे इंटेलिजेंस, वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस के लिए नाक में दम कर दिया है। इसका ट्विन टावर्स क्यों गिरा? अमेरिकन इंटेलिजेंस फेल हो गया, वर्ल्ड वाइड पर आ गए, फिर से अमेरिका पर आ गए, हिंदुस्तान पे आओ, हरियाणा की बात करो, नूह की बात करो। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज जब मैंने बात की हरियाणा के गृह मंत्री से, अनिल विज से, तो उन्होंने जो कहा, ये जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। श्रीराज नायर जी सुनिए, और उसको पनाह देने वाले श्रीराज नायर जी सुनिए, सेक्युलर पार्टियां हैं। श्रीराज नायर जी सुनिए, सेक्युलर पार्टियों से नाराजगी है, बीजेपी से तो नाराजगी नहीं होगी ना। बीजेपी से आते हैं ना अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री है ना अनिल विज। अभी पिछले दिनों बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से नूह के लिए एक जनरलाइज्ड कमेंट दे दिया गया कि साहब मिनी पाकिस्तान बन गया। इसी सवाल को लेकर मैंने आज जब बात की हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से, तो जो उन्होंने कहा सर, वो जरा सुनना चाहिए आपको, जरा सुनाइए इनको। नहीं, इनको सेक्युलर पार्टियों से दिक्कत है, बीजेपी से तो दिक्कत नहीं है ना। आप जरा अनिल विज साहब को सुनिए सर, और गौर से सुनना चाहिए, न सिर्फ आपको बल्कि सब दर्शकों को भी। सुनाइए। जिन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। वो इस भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रकार की बात कही जाए। मैं किसी की भी दिस साइड और दैट साइड कभी नहीं लूँगा। मैं बात करूँगा नॉर्मल और कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था का पालन सबको करना होगा। जो पहला काम है वहाँ पर शांति बहाल करना, लोगों को कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और दोषियों को सजा देना, ये मेरा काम है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये जो वक्त है, ये बहुत नाजुक वक्त है, बहुत संवेदनशील वक्त है। ये वक्त जो है वो इस तरीके के जनरलाइज्ड बयान देने के लिए नहीं है जिससे आप भले ही अपनी राजनीति चमका लें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लें और आम आदमी हिंसा की आग में झुलसे तो आपकी बला से झुलसता जाए। इस तरीके के बयान यहां बैठकर एबीपी न्यूज पर मेरे शो में मत दीजिए। जो बात कहे ना वो जिम्मेदारी से कीजिए। अगर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम जख्म कुरेदने और हिंसा भड़काने वाले बयान यहां बैठकर मत दीजिए श्रीराज जी, मत दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी के तौर पर बयान दीजिए सर। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए। इस देश का फायदा नहीं होगा हिंदू मुस्लिम की बात करके।
हिंदुस्तानी की बात करके इस देश का फायदा होगा। असीम वकार साहब, जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो जो हुआ है उसके लिए हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए, हम सबको, पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए। ये भारत बहुत से धर्मों का देश है, जो भी मर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो हमारे अपने बच्चे मर रहे हैं, हमारे अपने कलेजे के टुकड़े मर रहे हैं। नायर साहब, और मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूँ, आपको हुकूमत आवाम ने तरक्की के लिए दी थी। वकार जी, वही तो बोल रहा हूँ, आपके जब नेता बोलते हैं 15 मिनट पुलिस करा दो, हुकूमत दी गई थी, मरेंगे। विराट जी, जब आप बोल रहे थे तो बीच में किसी ने टोका नहीं था सर। आपके साथ मैं बात कर रही थी 1 to 1। कृपया करके आप दूसरे मेहमान को सुन लीजिए सर। मैं बैठी हूं यहाँ पर, आऊंगी दोबारा आपके पास, जो कहना होगा ना अपनी बारी पर कहिएगा। आइए असीम वकार साहब, मैंने उनका जवाब दिया। ठीक है, प्लीज किसी का नाम लेकर ना बोलिए, कंफ्यूजन होता है। असीम साहब आइए, अपनी बात रखिए। वकार साहब, अभी इन्हीं ने कहा कि मुसलमान नौजवान देश की लायबिलिटी है, बन गए हैं। देश का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा देश की लायबिलिटी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम इसी देश की लायबिलिटी है, देश हमारा है और हम इस देश के हैं। लेकिन वो लोग जो देश के लिए नासूर बन गए हैं, मैं उन लोग को कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने कहा जी, राव साहब ने, कि कौन सी यात्रा में हथियार लेके चलने की इजाजत होती है। बिल्कुल, मैंने वही सवाल पूछा था अभी इनसे। मैं आपके पास आऊंगी सर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद से सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर साहब, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास वकार साहब। कृष्णपाल गुर्जर जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप हरियाणा को बेहतर तरीके से धन्यवाद रोमाना जी। सर प्लीज ये बता दीजिए कि आखिरकार हिंसा की आग में हरियाणा क्यों जला, इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए रोमाना जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये यात्रा हर वर्ष नूह में शोभा यात्रा निकाली जाती थी और श्रावण मास में ही निकाली जाती है, सावन के महीने में जी, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाती है। हर वर्ष उसकी इजाज़त भी लेते हैं और रूट भी तय करते हैं। हमेशा की तरह इस बार इजाज़त भी ली गई थी और रूट भी तय किया गया था जी। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हर वर्ष यात्रा निकलती है। दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं था कि इस बार साजिशकर्ताओं ने इस तरह की साजिश रची है कि शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे, गोलियां चलाएंगे और तो यात्रा में विघ्न पैदा करेंगे। इसका अंदेशा दूर दूर तक किसी को भी नहीं था और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हरियाणा में जो भाईचारा है उसको समाप्त करने की साजिश है। ठीक है सर। इस साजिश को किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है सर। क्योंकि मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों का भारत एक, भारतवासी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संकल्प के साथ वो देश और प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर, भाईचारा देखिए बहुत जरूरी है, देश की एकता बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा सवाल लेकिन आपसे ये है गुर्जर साहब, जिस बात का जिक्र आप अभी कर रहे थे ना कि साहब अंदेशा दूर दूर तक किसी को नहीं था। सर इतना तो दूर जाने की हमें जरूरत भी नहीं। 27 जुलाई की तारीख थी सर, जब वो वीडियो जो है, जो मोनू मानेसर है, उसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको लेकर दूसरे पक्ष की तरफ से जानकारी भी दे दी गई थी स्थानीय प्रशासन को कि देख लो भाई ये इस तरीके के वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं। जब सारा कुछ स्थानीय प्रशासन की जानकारी में था कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान वायरल हो रहे हैं, भड़काऊ व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, और दोनों समुदाय में, किसी एक की बात मैं नहीं कर रही हूं, दोनों तरफ इस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, भड़काने का काम चल रहा है, फिर भी सर ये मेवात नूह जैसे संवेदनशील इलाके में यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, क्यों? देखिए रोमाना जी, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसको हर चैनल दिखा रहा है, हाँ जी, उसमें जो मोनू मानेसर है उसने वहां पर 31 तारीख को शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है और वो हमेशा करते रहे हैं बजरंग दल वाले कि ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा में लोग शामिल हों। इसके अलावा उस वीडियो वायरल में दूसरा तो ना टेलीविजन वालों ने किसी ने हमको दिखाया है, हाँ, ना सोशल मीडिया में कोई दूसरा उसका कोई इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है। सर मैं बता दूं, जिससे ये लगे, सर मैं बता दूं, सामाजिक सौहार्द मोनू मानेसर, मैं बता दूं सर, कोई पदकवीर तो है नहीं मोनू मानेसर, है ना सर, कोई देश का वीर सपूत तो है नहीं मोनू मानेसर। मोनू मानेसर कौन है सर? दूसरे समुदायों के 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोपी है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर कौन है सर? वो है मोनू मानेसर जो फरार चल रहा है सर।
मोनू मानेसर कौन है सर? वो है मोनू मानेसर जिसके सामने हरियाणा राजस्थान पुलिस जो है सर वो घुटनों के बल नजर आ रही है। वो है मोनू मानेसर, और वो मोनू मानेसर आह्वान कर रहा है कि आओ भाइयों, मैं भी आऊंगा। मतलब पुलिस की नाक के नीचे मैं आ जाऊंगा वहां पर, मैं उस शोभा यात्रा में, एक धार्मिक यात्रा में मैं पहुंचूंगा। वो ये आह्वान कर रहा है सर। और सिर्फ मोनू मानेसर की बात नहीं है, बिट्टू बजरंगी, अभी भी आपको इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता है? मतलब एक फरार आरोपी वो इस तरीके की बातें कह रहा है, मैं तो सुन के हैरान हूं सर कि आप लोगों को उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लग रहा है। देखिए, मुकदमा राजस्थान में दर्ज हुआ है। राजस्थान की पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए कि उस वाकया में वो कितना अपराधी है, कितना है, ये जांच का है। उसके खिलाफ एफआईआर है। राजस्थान पुलिस को किसने रोका है गिरफ्तार करने से? तो लेकिन उसके कारण से, शामिल होने के कारण से ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था। और जितनी फोर्स चाहिए थी हर वर्ष की भांति उतनी फोर्स वहां डेप्यूट की गई थी। तो लेकिन मैं समझता हूं हमको इसमें साजिश नजर आती है, हाँ जी। भाईचारे को समाप्त करने के लिए। हाँ। और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच होगी, और जांच में धीरे धीरे तस्वीर सामने आ जाएगी कि इस साजिश के पीछे कौन सा मास्टरमाइंड है जिसने इस भाईचारे को समाप्त करने की साजिश रची है। सर, तो ये जांच में सारी चीजें मैं समझता हूँ आने वाले समय में मैं तो बस सर इतनी गुजारिश करना चाह रही थी कि अभी जो आपने कहा कि साहब राजस्थान पुलिस पे मामला दर्ज है, देखिए अभी कह रहे हैं ना प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की राजस्थान पुलिस की हम मदद करेंगे, हम पकड़वाएंगे मोनू मानेसर को। तो सर पहले ही एक्शन ले लेते मोनू मानेसर पर, जब पता है कि मामला इतना संवेदनशील है, 2 लोगों को जिंदा जलाने का वो आरोपी है और बहुत ही नटोरियस शरारती तत्व में उसकी गिनती होती है, तो आप मानेंगे सर ऐसा व्यक्ति सरेआम वीडियो वायरल कर करके इस तरीके की भड़काऊ बातें कर रहा है कि साहब मैं पहुंचूंगा। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं कोई मास्टरमाइंड है, जो लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि साहब इस हिंसा की इंजीनियरिंग की गई है। तो विपक्ष तो ये कह रहा है सर कि जहां जहां बीजेपी सरकार वहां वहां दंगा फसाद, ये तनाव जो है वो बीजेपी की सियासत को सूट करता है, हिंदू मुसलमान वाला। सर ऐसा है क्या? देखिए रोमाना जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे चल रही है। उसके लिए सब अपने, सब भारतवासी हैं, सब हरियाणवी हैं। विपक्ष हमेशा हर ऐसे कृत्यों में वोट ढूंढता है। उसको वोट की चिंता है, उसको भाईचारे की चिंता नहीं है, उसको प्रदेश के अमन चैन की चिंता नहीं है, उसको शांति की चिंता नहीं है। ऐसे समय में हम सब राजनीति करने के लिए बहुत समय है, हम राजनीति लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है, अमन कायम करने का समय है, शांति कायम करने का समय है। लेकिन विपक्ष को हर चीज में वोट ढूंढनी है, राजनीति करनी है। अगर मैं इसमें राजनीति पे आऊं तो उनके शासन में देश बहुत में अच्छी बात है कि हमें इस समय राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, कितने कर्फ्यू लगे, कितने बम ब्लास्ट हुए, छोटे से सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन समय नहीं है। ठीक है सर, एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए सर कि भाईचारा अमन चैन कायम करने का समय है, और साथ ही साथ सर जो जख्म लगे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम का बंटवारा हुआ है समाज में, इसको भी सर ताने बाने को दोबारा जोड़ने की भी जरूरत है, और साथ ही साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है। तो वो अधिकारी सर जिनकी नाक के नीचे ये सब हो गया, जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ, उन पर एक्शन कब होगा सर, और समाज में भाईचारा कायम हो? क्योंकि बयान तो सर इस तरीके के आ रहे हैं, जिहादी थे जी, ये मुस्लिम युवा देश के लिए लायबिलिटी हो गए, मतलब इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं ना, नू मिनी पाकिस्तान है जी, यहाँ तो रोहिंग्या बसे हुए हैं जी, ये तो सर और हिंदू मुसलमान के बीच की डिवाइड बढ़ाने वाले बयान है। मुझे लगता है कि आप भी इन बयानों से सहमत नहीं होंगे, इसीलिए क्या कहेंगे आप? रोमाना जी, देखिए रोमाना जी, मैं समझता हूं किसी को भी आज आग पर घी डालने का समय नहीं है, किसी को भी आग पर पानी डालने का समय है, भाईचारा कायम करने का समय है। और मैं देखिए रोमाना जी, जो आपने कहा, ये जांच होगी और जांच में जो जो दोषी पाए जाएंगे, जिनकी भी कमियां नजर आएंगी, निश्चित तौर पर ये निष्पक्ष सरकार है, ये ईमानदार सरकार है, ये ट्रांसपेरेंट सरकार है मनोहर जी की, मोदी जी की। निश्चित तौर पर जो जो दोषी पाए जाएंगे वो कोई बचेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाल गुर्जर जी, जिस तरीके की बात देश सुनना चाहता है
इस जख्मी हालात में जिस हिंसा में हरियाणा नूह झुलसा है, आपने बिल्कुल उसी तरीके से मरहम लगाने वाली बातें कही हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। लेकिन बस इतनी गुजारिश सर कि जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो और नाकामी यहां पर सीधे सीधे राज्य सरकार की है, जिसको लेकर राज्य सरकार इस वक्त कटघरे में है। मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले असीम वकार साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। मैं बीच में चली गई थी, हमारे साथ मंत्री जी जुड़ गए थे। आइए सर। मैंने देखिए, मंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें की, कहीं वो बात कहने से बचते भी दिखे। मैं अनिल विज की बात कर रहा हूं जी। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज ने कल एक बयान दिया कि नूह में नलहर महादेव मंदिर में 3 से 4 हजार हिंदुओं को मुसलमानों ने बंधक बनाकर रखा है। आज बहुत एक रिस्पेक्टेड और बड़े मीडिया हाउस से खबर आई, वो छपी कि नलहर महादेव मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो बयान विज साहब का है ये बेबुनियाद गलत बयान है, किसी हिंदू को बंधक नहीं बनाया गया है। प्रदेश का गृह मंत्री जब इस तरह के बयान जारी करेगा, क्या उसको कुर्सी पे बैठे रहने का हक है? नहीं, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि वहां नलहर महादेव मंदिर जो है वहां पर हिंदुओं को शरण लेनी पड़ी। ये भी तो हकीकत है ना कि पत्थर जब चल रहे थे तो बचने का कोई और रास्ता नहीं था, तो ऐसे में उसी मंदिर में घंटों वहां पर जो श्रद्धालु जो उस यात्रा में शिरकत कर रहे थे उन्होंने शरण ली। ये फैक्ट है सर। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने भी इसकी पड़ताल की है। इससे आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। वो लगातार पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ इलाका है, वहां पर पहाड़ियों पर उपद्रवी चढ़े हुए थे, पथराव हो रहा था और जो श्रद्धालु थे उन्होंने उस मंदिर में शरण ली। ये फैक्ट है। देखिए मैं ऐसा भारत चाहता हूं, मेरी अपनी तमन्ना ये है कि हम ऐसा भारत चाहते हैं कि जब हिंदू जुलूस निकाले तो मुसलमान आगे झंडा लेकर चले, और जब मुसलमान जुलूस निकाले तो हिंदू भाई आगे झंडा लेकर चले। ऐसा भारत चाहता हूं मैं भी, और यही हमारे और ऐसा भारत तभी मुमकिन है सर जब हिंदू और मुसलमान का चश्मा जो सबने आंखों पर लगा रखा है ना, उसको उतार कर किनारे पर रखा जाए और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की नजर से देखा जाए, और जो गलती कर रहा है बिना किसी लाग लपेट के बोला जाए कि तुमने गलती की, भले ही तुम्हारा धर्म कोई भी हो। आइए विनय सिंह जी, ये सपनों का भारत जो हम सब चाहते हैं बने, जिससे हिंदुस्तान विकसित देश बने, ये कैसे मुमकिन होगा सर? ऐसे मुमकिन हो जाएगा क्या कि जनरलाइज कमेंट्स दे दो कि नूह जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया, ये जिन्होंने किया सब कुछ ये सब जिहादी थे? जब तक जांच नहीं हो रही, राज्य सरकार की तरफ से संयम बढ़ता जा रहा है, पड़ताल होगी, तस्वीर साफ होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा ना। इस तरीके के बयान तो वरना क्या करेंगे? आग में घी डालने का काम। विनय सिंह। रोमाना जी, शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी रेत में डालने से सुरक्षा मतलब कि खतरा कम नहीं हो जाता। नूह आज ये घटना नहीं हुई है, नूह की एक हिस्ट्री रही है। और ये संवेदनशील क्या होता है, किसी एक समाज की आबादी ज्यादा हो गई तो संवेदनशील हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि वहां मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है तो उसको तो सब असंवेदनशील होना चाहिए, उसको तो सबसे सुरक्षित जिला होना चाहिए। ये संवेदनशील होता क्या है, क्यों होता है संवेदनशील? एक बात और कहता हूं, ये जो मंटू मानेसर और बाकी बजरंगी की बात करी है तो पैदा हुए 30 साल पहले 1926 में तबलीगी जमात पैदा हुआ। 100 ठीक है, जो भी है, कोई महात्मा गांधी तो है नहीं कि बहुत इज्जत से नाम लिया। अच्छी बात किया। मैं ये कह रहा हूँ कि फरार आरोपी 1926 में सुन लीजिए रोमाना जी, 1926 में तबलीगी जमात पैदा हुआ, 160 देशों में काम करता है। दुनिया भर में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, लगभग 100 से ज्यादा आतंकी घटनाओं में बड़ी बड़ी 26/11 जैसी घटनाओं में भी इस तबलीगी जमात का नाम है, जो कि इसी नूह से पैदा हुआ। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर तबलीगी जमात के पैदाइश के जिले में अगर हिंसा हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, जिसने दुनिया भर में आतंकी घटनाएं की, तो ये कौन से आश्चर्य का विषय है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है रोमाना जी। और मैं ये कहता हूं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती, अगर पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती तो उनको रिटायरमेंट करके घर भेजिए। और दंगाइयों का एक ही इलाज है, 50 लोग दंगा कर रहे हैं, 50 लोगों को गोली मारिए। एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए कि आगे का दंगाई जो है, दंगाई पैदा न हो, दंगाई का मानस मन में अगर बने तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि दंगे यहाँ होते थे, संदेश भी नहीं जाना चाहिए ना कि दंगाई जो है वो सिर्फ एक ही धर्म से हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में फैला करके ये नैरेटिव भी नहीं बनाना चाहिए ना आगे कि एक ही धर्म का है तभी वो दंगाई है और दूसरे धर्म का है तो वो दंगाई हो नहीं सकता है।
ये नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। मैंने कहा इस तरीके का नैरेटिव नहीं सेट किया जाना चाहिए सर। 1926 में क्या हुआ नू में, उसके लिए 2023 के नू को जज नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि सर हरियाणा के जो नेता हैं जिनका हरियाणा से ताल्लुक है वही ये बताते बताते नहीं थक रहे सर कि हरियाणा के अंदर भाईचारे की परंपरा है सर। ये जो नू इलाका है जिसको आपने यहाँ बैठे बैठे एक सेकंड नहीं लगाया और आपने उसको आतंकवाद के रंग में रंग दिया सर, ये तो जनरलाइज्ड कमेंट हो गया। इन्हीं बयानों से तो मैं कह रही हूँ बचना है। आपका बयान सर मरहम लगाने वाला नहीं है, आपका बयान भी भड़काऊ बयान है। विनय सिंह जी माफ कीजिएगा, आपका बयान भी भड़काऊ बयान है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। नहीं, कहां से भड़काऊ बयान है? तबलीगी जमात को पाकिस्तान की पैदाइश कह दीजिएगा। तबलीगी जमात इसी नूह में पैदा हुआ। मेरा सवाल है कि तबलीगी जमात जब पैदा हुआ तब पैदा हुआ, उसका 2023 नूह से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है उसका 2023 नूह से? उसी का जिला है। जिले में दंगे हो गए तो कौन सी आसान बात है? क्या बात करते हैं? मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। बेतुकी बात। आपने तबलीगी जमात कहकर और क्या किया? मैंने तबलीगी जमात कहकर आपने और क्या किया? विनय सिंह जी आप शुतुरमुर्ग बन रहे हैं सर। जहां से आपने शुरुआत की वही आप खुद करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया। नहीं, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में सब डाल रही हैं। प्लीज खत्म कीजिए ये हिंदू मुस्लिम की बात सर। समाज में ये नफरत फैलाना बंद कीजिए विनय सिंह जी। हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए सर। तबलीगी जमात कहकर और क्या कह रहे हैं? का मामला है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? अरे भाई आप तबलीगी जमात के बारे में नहीं जानती तो मैं क्या करूं? आप तबलीगी जमात को नहीं जानती तो मैं नहीं कह सकता। दुनिया भर में अलका लांबा यहाँ 1926 तबलीगी जमात इतिहास दुनिया वर्ल्ड फ्रेंच अमेरिका सबकी बात हो गई, लेकिन 2023 हरियाणा नू 31 जुलाई 1 अगस्त और 2 अगस्त तक भी हालात पूरी तरीके से संभले नहीं है। इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? भाईचारा रोमाना जी आधे घंटे से देख रही हूं आपका शो, जिस बहादुरी से आप डबल इंजन की अच्छा विनय जी अब सुन लीजिए बाकी मेहमानों को भी। मुझे तो लग रहा है विशैली हिंसक परिषद के सदस्य आपको ही जिहाद का हिस्सा ना बताने लग जाए, क्योंकि आपका नाम रोमाना इसार खान है और आप सवाल दाग रही हैं। ये भी इन्हें मंजूर नहीं है लोकतंत्र में कि रोमाना की हिम्मत कैसे होगी बीएचपी से सवाल करने की। ये वही बजरंग दल है। जब कर्नाटका में रोमाना चुनाव हुए ना, हमने कहा पीएफआई के साथ हम बजरंग दल पे भी बैन लगाएंगे अगर हिंसा करेंगे, जैसे आज दिख रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बजरंग दल की तुलना भगवान बजरंग बली जी से कर दी। अब मैं हरियाणा में आती हूँ, मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है, मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। अभी तक तो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं नागरिकों को भी सुरक्षा नहीं दे सकता। इनकी स्थानीय इनके पास जांच एजेंसी ने बता दिया था हिंसा होगी। नू के एसएसपी को छुट्टी पर क्यों भेजा आपने? ये जवाब है इनके पास। इनके गृह मंत्री अनिल विज मोनू मानेसर को जांच ही नहीं हुई अभी तक, क्लीन चिट दे दिए, बोल रहे उनका हाथ ही नहीं है इसमें। गुरुग्राम से इन्हीं के राव इंद्रजीत सांसद गृह मंत्री के साथ बैठे और बोले हैं बीएचपी बजरंग दल को हाथों में नंगी तलवारें और हिंसक जो है बंदूकें ये सब हथियार लेकर यात्रा निकालने को किसने इजाजत दी? वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अलग बात है कि दूसरे लोगों को बचाव में अपने घरों में पत्थर रखने पड़े और बंदूक नंगी तलवारें देखकर वो भी पत्थर फेंकने लग गए, दोनों तरफ से हिंसा होने लग गई। और उसके बाद चौटाला जी ये कहते हैं कि बिल्कुल पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी, फिर भी ये जबरदस्ती किया। आज जब लगा चीजें बेहतर होंगी, दोनों को बैठना है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में नारे सुने, बोला आपका जीजा आ रहा है, वहां से कहते हैं गोली मारो सालों को, वहां से जीजा आ रहा है, वहां सालों को गोली मारो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुस्लिम बहनों को से राखी बंधवाएंगे भाजपा के नेता, और वही विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं हिंदुओं मुस्लिम से शादी करो, 100 बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। कंफ्यूजन कितना बड़ा इस भाजपा में। और एक प्रयोग चल रहा है, मणिपुर डबल इंजन हो, रोमाना हरियाणा हो, इनकी सरकारें डबल इंजन की सरकारें, मणिपुर की आग थमी नहीं। आज पूरा विपक्षी दल राष्ट्रपति जी के पास खड़ा था, प्रधानमंत्री जी चुप्पी, अभी तक साथे बैठे हैं। 6 लोग हरियाणा में मौत के मुंह में चले गए, हिंदू भी मरा, मुस्लिम भी मरा, 2 पुलिस वाले भी मरे। बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि इंसानियत बनी है, क्योंकि खून चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का। देखिए बहुत फिल्मी ये डायलॉग लग सकता है, लेकिन वाकई में ये हकीकत है कि खून किसका है, हिंदू का है या मुसलमान का, उसमें आप फर्क नहीं कर सकते। ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर समाज में जहर बोया जा रहा है, जरा आंखें खोलिए और संभलिए। ये अपील है जो मेरे ख्याल से इस वक्त हर जिम्मेदार नागरिक के मन में होगी और उसको आवाज देने का
मैं फिर से दोहरा दूं, उसको सिर्फ आवाज देने का इस वक्त एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं काम कर रही हूं कि शांति बहाल रखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, इसको आबाद रखिए। आप जो सवाल उठा रही हैं अलका लांबा जी, मैं उस पर आगे चर्चा बढ़ाऊंगी, लेकिन जरा सा मुझे ये बताते चलिए, जिस बात का जिक्र अभी जब केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये विपक्ष जो है वो कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर देता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां दंगा फसाद, लेकिन पलटकर विपक्ष को क्यों ना कटघरे में खड़ा किया जाए कि जब हालात संवेदनशील बनते हैं, नाजुक होते हैं, तो विपक्ष वहां पर सियासी रोटियां सेकने के लिए, अमन चैन को खत्म करने के लिए जहरीले बयान देकर और फासला बढ़ाने का काम शुरू कर देता है हिंदू मुसलमान के बीच। अलका लांबा जी, आपके राजनीतिक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी, पर उससे फिर महत्वपूर्ण लगता है हरियाणा हो चाहे देश हो, रोमाना इसार खान और आपकी हिंदू बेटी अलका लांबा दोनों मिलकर अपील कर रही हैं, आजादी के 75 सालों में हरियाणा में धर्म के नाम पर कभी विवाद लड़ाई नहीं हुई। ये दोनों बेटियां पूरे हरियाणा और देश से कर रही है, इस हिंदू मुस्लिम की आग में मत झोंकिए इस देश को। मैं तो चाहती हूँ मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सब हाथ जोड़कर ये अपील करें, हाथ जोड़ लीजिए कम से कम। अपील अलका लांबा हम सबकी तरफ से कर रही हैं, सबको संदेश जाएगा। श्रीराज नायर जी हाथ जोड़ लीजिए सर, असीम वकार साहब हाथ जोड़ लीजिए सर, विनय सिंह जी हाथ जोड़ लीजिए सर, एक बढ़िया संदेश जाएगा एबीपी न्यूज के माध्यम से जाएगा, हाथ जोड़ लीजिए सर। शांति तो हम सब चाहते हैं। विनय सिंह जी, श्रीराज नायर जी हाथ जोड़ लीजिए सर, कान पर से हाथ हटाइए श्रीराज नायर जी, हाथ जोड़िए। यहां रोमाना इसार खान, अलका लांबा, असीम वकार सब हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं देशवासियों से, शांति बनाए रखिए, इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर मत बांटिए। श्रीराज जी हाथ जोड़ लीजिए सर, देश की एकता के लिए हाथ जोड़िए सर। विनय जी हाथ जोड़ लीजिए, ऐसी भी क्या जिद है? विश्व हिंदू परिषद की यात्रा शांति पूर्वक ही निकली थी। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा सारी परमिशन लेकर गोली मारो, झंझट ही खत्म करो। हमला किसने किया? पहला हमला बहस होती रहेगी, अरे उस पर बहस होती रहेगी सर, उस पर बहस होती रहेगी, लेकिन फिलहाल हाथ जोड़ लीजिए सर कि शांति तो कायम हो, भाईचारा तो बने सर। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो आग लगाकर लोगों को मारने की एक रणनीति दिखाई देती है, जो जहर समाज में फैला हुआ नजर आता है सर, जहां पर इंसानियत मरती है सर, उस पर तो ब्रेक लगे सर। हाथ जोड़ लीजिए सर, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अलका लांबा जल्दी से अपनी बात बीजेपी में बाकी मेहमानों को रुक किसने मारा? सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, अभी वो जांच होगी सर, जांच होगी सर, जिम्मेदारी तय होगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब मिलके जिहादी आतंकवाद को कुचले। ठीक है, अलका लांबा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ श्रीराज नायर जी के पास। विश्व को शांति, श्रीराज नायर जी आ रही हूँ, एक सेकंड श्रीराज जी आ रही हूँ, आप अपनी बात कहिएगा। हाँ अलका लांबा, रहे हैं तो सरहदों पे कौन बैठा हुआ है, और मनु मानेसर कोई और नहीं। लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे असम में सुरक्षित है, वो राजस्थान की धरती पर नहीं है, और वो हरियाणा में सुरक्षित है या असम में सुरक्षित है। सर अगर आरोपी है, अगर गलत किया है तो राजस्थान की पुलिस में हिम्मत क्यों नहीं है? बिना जांच के दी है, हत्याओं का दोषी है वो, उसने हत्याएं की है, और आप हर हत्यारे, हर अपराधी के साथ खड़ी दिखती है ये सरकार। और आज भी मनु मानेसर एक हत्या के आरोपी और अपराधी के साथ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप कि मोनू मानेसर को पुलिस की गिरफ्त में लाने की राजस्थान पुलिस की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। श्रीराज नायर जी, लेकिन मेरा सवाल सुनिए सर, अभी हाथ जोड़कर वो जो आप अपील कर रहे थे श्रीराज नायर जी, आपने देखा सर मोदी सरकार में जो केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि साहब जुलूस में हथियार लाने की क्या जरूरत है सर? सर जुलूस में हथियार कौन लेकर आता है? ये केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं ये गलत है, हथियार और असले दोनों तरफ थे सर। कैसे आप सिर्फ एक पक्ष सर, दोनों तरफ देखना होगा ना सर। आधी तस्वीर पूरा सच नहीं दिखाती है, पूरी तस्वीर देखना जरूरी है, तभी मरहम लगा सकते हैं और तभी देश को एकजुट रख सकते हैं। श्रीराज नायर, देखिए रोमाना जी, यात्रा में किसी भी विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता ने किसी भी प्रकार का हथियार नहीं उठाया था, परंतु एक यात्रा और एक शोभा यात्रा जब निकलती है वो समाज की यात्रा होती है, समाज के बड़े तबके में लोग जुड़ते हैं। और दूसरा, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अगर कहीं ना कहीं किसी ने हथियार मजबूरी में उठाया तो ये जिहादियों ने जिस प्रकार से निहत्थे बच्चे, बूढ़े और औरतों को पीटा, बंधक बनाया, तो हो सकता है रिएक्शन में कुछ हिंदुओं ने हथियार उठाए होंगे। ये मजबूरी था, पर यहां पर बैठकर कांग्रेस की प्रवक्ता में हिम्मत नहीं है कि इस अभी भी तुष्टीकरण में पूरी तरह से डूबी हुई है।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिरकार विनय सिंह जी जो वीएचपी कहे और बिल्कुल उलट, क्योंकि डिप्टी सीएम हरियाणा का कहते हैं कि साहब आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी, केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में कहते हैं कि साहब जुलूस के अंदर हथियार ले जाने की क्या जरूरत। तो मतलब केंद्रीय मंत्री गलत बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम गलत बोल रहे हैं और सिर्फ एक वीएचपी है जो सही पिक्चर दिखा रही है सर, और वो भी इतने संवेदनशील हालात में। आज भी विरोध प्रदर्शन और ज्वलंत नारे, जो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। विनय जी बिल्कुल रोमाना जी, अच्छा बोलने से ज्यादा जरूरी है अच्छा करना। अभी हमारे इसमें पैनल में देखिए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी नाम लिया पीएफआई का कि पीएफआई को बैन करने के पक्ष में थे। अरे भाई पीएफआई को बैन करने के पक्ष में नहीं थे आप। पीएफआई आपके साथ चुनाव लड़ी कर्नाटक में, राहुल गांधी पीएफआई की मदद से जीते वायनाड। पीएफआई आपके साथ चुनाव लड़ी यूपी में। आज जब प्रतिबंधित हो गया, आतंकवादी संगठन घोषित हो गया, तो आप लाइन की साइड खड़े हो गए कि हम पीएफआई के विरोध में थे। नहीं, आप पीएफआई के हरियाणा की बात कर रही हूं, मैं नूह की बात कर रही हूं, मैं हिंसा की बात कर रही हूं, मैं आगजनी की बात कर रही हूं, लेकिन जवाब उस पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे जवाब में दुनिया की बात सामने आ रही है, अमेरिका की बात सामने आ रही है, फ्रांस की बात सामने आ रही है, पीएफआई की बात सामने आ रही है, लेकिन हरियाणा और नूह पर कोई भी जवाब देने को राजी नहीं है। हाथ जोड़कर अपील, देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश में भाईचारा, अमन शांति कायम रहेगी। इस ताने बाने के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।